एयर इंडिया 101 जैसे जैसे न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे विमान का हर बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स फेल होते जा रहा था और साथ साथ फ्यूल इतनी कम थी कि इस विमान को लैंड कराना भी मुश्किल हो चुका था। अगर यहाँ एक लफ्ज़ों में कहूँ तो यह फ्लाइट डिजास्टर के एकदम नज़दीक था। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में कि उस दिन इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था। 11 सितंबर 2018 एयर इंडिया 101 तकरीबन रात के 2 बजे 342 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाती है। यह सफ़र नॉन स्टॉप 15 घंटे का होने वाला था। इस फ्लाइट में ज़्यादातर यात्री इंडियन ही थे जो कि अपनी रिलेटिव से मिलकर दोबारा न्यूयॉर्क रिटर्न हो रहे थे। फ्यूल की बात करें तो इस विमान में 1,40,000 केजी फ्यूल थी। न्यूयॉर्क तक पहुँचते पहुँचते यह फिगर 8,000 केजी होने वाली थी। इस विमान में 4 पायलट थे, 2 कैप्टन और 2 फर्स्ट ऑफिसर। 2 पायलट टेकअप और लैंडिंग के लिए और 2 मिड फ्लाइट के लिए। प्रोसीजर के मुताबिक लगभग हर 3 से 4 घंटे के अंतराल पर पायलट को अपना शिफ्ट एक्सचेंज करना था। इस सफ़र में जो एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो रही थी यह बोइंग 777 मॉडल की एक्सटेंडेड वर्जन थी, जो कि अभी तक मोस्ट सेफेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। तकरीबन 40 मिनट के उड़ान के बाद कॉकपिट के ई-कैम डिस्प्ले पर सिंगल सोर्स रेडियो एल्टीमीटर की एक वार्निंग आती है। रेडियो एल्टीमीटर का बेसिकली फंक्शन ग्राउंड से हाइट को मेजर करना होता है, पर यह 2500 या 2500 फीट के नीचे ही काम करती है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी बैरोमेट्रिक एल्टीमीटर के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। दोनों एल्टीमीटर का कैरेक्टर एक ही है बट फंक्शन अलग अलग है। जैसे जैसे विमान ऊपर जाती है हवा की दबाव कम होती जाती है, तो ठीक बैरोमेट्रिक एल्टीमीटर एक्सटीरियर एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग हाइट को मेजर करती है, बट रेडियो एल्टीमीटर ग्राउंड तक सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। और जितना समय सिग्नल को आने जाने में लगता है तो फ्लाइट का कंप्यूटर सिग्नल के ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के टाइम के कैलकुलेट करके हाइट में कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद हाइट का पता चल जाता है कि विमान कितनी ऊंचाई पर है। सो इस फ्लाइट में अभी एक ही रेडियो एल्टीमीटर खराब हुई थी, जिसमें से 2 अभी वर्किंग कंडीशन में थी। लेकिन न्यूयॉर्क तक पहुंचते पहुंचते एक एक करके ये सब खराब होने वाली थी। एंड फॉग लैंडिंग के लिए ये सेकेंड मोस्ट बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है। इसका खराब होना इट मीन्स मेजर प्रॉब्लम। वेल अभी तो ये गड़बड़ी की शुरुआत थी। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद अटलांटिक महासागर के ऊपर दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स भी फेल हो जाती है। टीकैस ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। टीकैस का फंक्शन फ्लाइट को मीडियर कॉलिजन से बचाना होता है। ऐसे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पहले से ही हर फ्लाइट को एक सेपरेट एल्टीट्यूड और सेपरेट डिस्टेंस पर रखता है, बट इन केस अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मिसगाइडिंग हो जाए या 2 फ्लाइट कॉलिजन कोर्स के एकदम नज़दीक हो, तब ऐसे में टीकैस पायलट को वार्न करती है कि आप अपनी फ्लाइट की ऊंचाई को कम कर ले या ज़्यादा, नहीं तो दूसरे फ्लाइट से टक्कर हो जाएगी। सो यहाँ टीकैस का फेलियर होना उतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था जितना ज़्यादा बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स का फेल होना। तकरीबन सुबह के 8 बजे एयर इंडिया न्यूयॉर्क पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। क्लाउड सीलिंग लो एल्टीट्यूड पर होने के कारण विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो थी। मतलब ये कि पायलट को सामने का चीज़ बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लैंडिंग के वक्त जब विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो होती है तो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे विमान को लैंड कराया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। तो जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC की तरफ से लैंडिंग क्लियरेंस मिलने के बाद एयर इंडिया के पायलट को पता चलता है कि जिसके सहारे विमान को लैंड कराना था वो इंस्ट्रूमेंट्स तो काम ही नहीं कर रहा है, और यह पायलट के लिए बहुत बड़ी दुविधा थी। उस दिन न्यूयॉर्क में क्लाउड जमीन से सिर्फ 200 फीट ही ऊपर थी, जिसके कारण ये लो लेवल क्लाउड डेंस फॉग में कन्वर्ट हो गई थी। एयर इंडिया का क्रू आज तक इस तरह का अप्रोचिंग कभी नहीं किया था, लेकिन किसी भी तरह करके इस बिजेस्ट और कंजेस्टेड एयर स्पेस में इन्हें लैंडिंग अटैम्प्ट तो करना ही था, क्योंकि फ्यूल उतना ज़्यादा था नहीं कि हवा में 1-2 घंटा और स्टे कर सके, और जो करना था यहाँ क्विक करना था। सो यहाँ कैप्टन ILS अप्रोच ना करके नॉन प्रिसीजन अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, पर यहाँ फिर से एक गड़बड़ी आ जाती है। लैंडिंग गियर कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बार बार बजने शुरू हो जाते हैं। इस वार्निंग का ये मतलब था कि लैंडिंग गियर प्रॉपर ढंग से डाउन नहीं है, जबकि लैंडिंग गियर डाउन एंड लॉक पोजीशन में थी। कुछ मिनट बीतने के बाद पायलट को लगता है कि फ्लाइट अनस्टेबल ढंग से अप्रोच कर रही है, इसलिए वो लैंडिंग को अबॉर्ड करके दोबारा से JFK एयरपोर्ट के 2000 फीट ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। गो अराउंड इनिशिएट करने के कुछ मिनट बीतने के बाद
पायलट पर वर्कलोड बढ़ जाता है क्योंकि एक एक करके सभी इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो रहे थे, प्लस फ्यूल भी बहुत कम बची थी। क्लाउड सीलिंग 200 फीट पर होने के कारण नॉन प्रिसीजन अप्रोच करने की परमिशन नहीं थी, बट आईएलएस अप्रोच करने की परमिशन थी। लेकिन दुर्भाग्यवश आईएलएस काम ही नहीं कर रही थी, इसलिए कैप्टन यहाँ JP-80 से कांटेक्ट करके अपना हर प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हम ऑटो लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब भी ऑटो लैंड कराने की कोशिश कर रहे हैं फ्लाइट का आईएलएस लोकलाइजर को कैप्चर ही नहीं कर पा रहा। देन JP-80 से पूछते हैं आप क्या चाहते हैं, आपको कितना क्लाउड सीलिंग चाहिए। कैप्टन रिप्लाई में कहते हैं मुझे नॉन प्रिसीजन अप्रोच करना है और साथ साथ क्लाउड सीलिंग तकरीबन 600 फीट ऊपर होनी चाहिए। सो कैप्टन के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग JP-80 कहते हैं ठीक है, हम नियरेस्ट एयरपोर्ट का वेदर कंडीशन देखते हैं और आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप 5000 फीट के एल्टीट्यूड पर चले जाएं ताकि आपका फ्यूल कम बर्न हो। यहाँ फ्लाइट के एल्टीट्यूड को इसलिए इंक्रीज कर दिया गया क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पर एयर रेजिस्टेंस कम होती है, जिसके कारण फ्यूल कम खपत होती है। सो कुछ मिनट छानबीन करने के बाद JFK-80 नियरेस्ट अल्टरनेट एयरपोर्ट का जायजा लेकर बताते हैं कि बोस्टन लोकल में 500 फीट ओवरकास्ट है, अल्बनी में 600 फीट ओवरकास्ट है और वाशिंगटन डुलस में 200 फीट ओवरकास्ट है एंड ब्रैडली में 500 फीट ओवरकास्ट है। 500 फीट या 600 फीट ओवरकास्ट का मतलब ये हुआ कि बादल जमीन से सिर्फ 500 या 600 फीट ही ऊपर है। बोस्टन लोगन, अल्बनी एंड ब्रैडली एयरपोर्ट नॉन प्रिसीजन अप्रोच के लिए वेदर कंडीशन वहाँ का सूटेबल था, लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये थी कि फ्यूल के मुताबिक ये तीनों एयरपोर्ट का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा था। इन तीनों एयरपोर्ट तक पहुँचते पहुँचते बीच रास्ते में ही फ्यूल खत्म हो जाती, इसलिए कैप्टन ने तीनों जगह जाने का डिसीजन कैंसिल कर दिया और JFK-80 से कांटेक्ट करके JFK एयरपोर्ट पर ही अगेन लैंडिंग अटेम्प्ट करने का फैसला किया, क्योंकि धीरे धीरे वेदर इम्प्रूव हो रही थी। कुछ मिनट बाद JFK-80 की तरफ से एक अच्छी खबर आती है कि न्यूयॉर्क जर्सी एयरपोर्ट पर ओवरकास्ट सिर्फ 400 फीट के ऊपर है, कोई फ्लाइट गो अराउंड नहीं कर रही है और आप नॉन प्रिसीजन अप्रोच कर सकते हो। सो अब ज़्यादा देर हवा में ठहरा नहीं जा सकता था क्योंकि फ्यूल सिर्फ 7000 kg ही बची थी। सेकेंड गो अराउंड करने पर रिस्क थी, इसलिए कैप्टन 80 से कहते हैं हम न्यूयॉर्क जर्सी पर ही ट्राई करेंगे, क्योंकि ये एयरपोर्ट JFK एयरपोर्ट से सिर्फ 50 किलोमीटर की ही दूरी पर थी। कुछ मिनट बीतने के बाद न्यूयॉर्क जर्सी 80 से कांटेक्ट होती है और 80 पूछते हैं आप किस तरह का अप्रोच करना चाहोगे, आईएलएस या नॉन प्रिसीजन अप्रोच। कैप्टन कहते हैं आईएलएस अप्रोच, बट कैप्टन फ्लाइट को नॉन प्रिसीजन अप्रोच के साथ आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन एल्टीट्यूड क्लियरेंस सिर्फ 400 फीट तक ही थी। अगर यह फ्लाइट 400 फीट के नीचे आती तो लैंडिंग को अबॉर्ट करके गो अराउंड करना था, बट लकली पायलट को रनवे दिख जाती है। लेकिन इस वक्त फ्लाइट थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पर थी और रनवे के सेंटर लाइन से थोड़ा सा राइट साइड में थी। दिन कैप्टन ऑटो पायलट को डिसएंगेज करके फ्लाइट को अपने कंट्रोल में लेकर विमान के एंगल को सही करके रनवे के सेंटर लाइन से मिलाते हैं, तब जाकर विमान सही सलामत लैंड कर जाती है और ये एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल जाता है। बट कुछ दिन छानबीन करने के बाद ये पता चला कि गड़बड़ी एम्स में थी। एम्स का फुल फॉर्म होता है एयरप्लेन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। बोइंग 777 का ब्रेन MC है, जो कि सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और मैनेज करती है। एंड आई होप आपको ये वीडियो जरूर समझ आई होगी।